गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। और बच्चा हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास की। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। क्लियर है। ये हमारा इतिहास की सीरीज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम दो वीडियोस जो है वो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, तो आप वहां से जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है। और साथ ही अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। क्लियर है बच्चा। तो फिर देखते हैं हम आगे की तरफ। देखो बच्चे, इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। क्लियर है। ये विदेशी यात्रियों का विवरण जो है वो एक महत्वपूर्ण सोर्स होता है। किसके लिए? एक महत्वपूर्ण सोर्स है इतिहास को जानने का। क्लियर है। इतिहास को जानने का क्या है? एक महत्वपूर्ण सोर्स है। क्या? विदेशी यात्रियों का विवरण। क्लियर है। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में भी इस बारे में डिस्कस किया हुआ है। वहां पर हमने बताया था कि इतिहास को जानने के कौन कौन से सोर्सेस हैं। क्लियर है। उसी के साथ ही हम इस सीरीज को आगे आगे कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विदेशी यात्रियों का विवरण, जो कि एक इम्पोर्टेंट या आप बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा प्रमुख सोर्स होता है इतिहास को जानने का। क्लियर है। अब विदेशी यात्री जो है वो बच्चे भारत आए क्यों थे, उनका रीजन क्या था, क्यों आए थे विदेशी यात्री भारत? तो इसका प्रमुख रीजन ये था कि जो विदेशी यात्री थे उनका एक ही रीजन होता था या एक ही कुछ पर्पज होते थे जिस कारण वो विदेशी यात्री भारत आते थे। या तो कोई विदेशी यात्री भारत आ रहा है तो उसका मेन मोटिव क्या होगा? या तो वो व्यापार करने के लिए भारत आएगा। ठीक है। अगर कोई विदेशी यात्री भारत आ रहा है तो उसका दूसरा मोटिव जो है वो हो सकता है क्या? शिक्षा। अगर वो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी वो भारत आया है, जिसमें उसने नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षा को ग्रहण किया है। क्लियर है। थर्ड रीजन जो विदेशी यात्रियों के भारत आने का हो सकता है वो हो सकता है बच्चे क्या? वो हो सकता है एक तो व्यापार हो गया, दूसरा शिक्षा हो गया, और जो तीसरा रीजन हो सकता है वो हो सकता है राजदूत बनकर आना। तो विदेशी यात्री कितने तरीके से भारत में आए थे? या तो वो व्यापार करने के लिए भारत में आए थे, या वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत आए थे, या फिर वो किसी भी विदेशी शासक के राजदूत बनकर भारत में आए थे। तो जब वो यहाँ भारत आए इन चीजों को ग्रहण करने के लिए, इनमें से किसी एक चीज को ग्रहण करते हुए भारत जब आए थे, इट मीन्स या तो वो व्यापार करने के लिए भारत आए, या वो शिक्षा के लिए भारत आए, या राजदूत बनकर भारत आए। तो इस दौरान उन्होंने अपना यात्रा वृतांत बताया, या अपना विवरण दिया। इस विवरण से हमने भारत के समाज के बारे में जाना, इस विवरण से हमने भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जाना, और इस विवरण से हमने भारत की जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, इन सभी चीजों को जाना और परखा। क्लियर है। तो इस वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है विदेशी यात्रियों का विवरण, क्योंकि विदेशी यात्री भारत आए, उन्होंने अपने यात्रा वृतांत के दौरान अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर किया, अपने अनुभव जो है वो बताए। उन अनुभवों के आधार पर हम प्राचीन भारत के इतिहास को, या हम बोल सकते हैं इतिहास को, हमने जाना और समझा। क्लियर है। तो इस सीरीज को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं और फिर हम आगे की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए आगे देखते हैं। हमारे सामने क्या है कि हमने विदेशी यात्रियों के विवरण को कुल 4 भागों में बांटा हुआ है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं ये आपको दिख रहे होंगे। ये पहला भाग आपको नजर आ रहा होगा यूनानी रोमन लेखक जो सबसे पहले भारत में आए, क्योंकि आपको बताया था कि जो ईरानी थे, ईरानियों ने सबसे पहले भारत पर अटैक किया, आक्रमण किया। तो इसी के साथ ही या हम बोल सकते हैं इंडो ग्रीक जो लोग थे, इन्होंने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। तो वैसे ही सबसे पहले जो लेखक आएंगे वो वहीं से आएंगे। सबसे पहले लेखक कहाँ से आए? यूनानी रोमन लेखक आए। फिर इसके बाद दूसरा नंबर जो आ जाता है बच्चा, वो आ जाता है चीनी लेखकों का। फिर इसके बाद जो तीसरा नंबर आ जाता है बच्चा, वो आ जाता है अरबी लेखकों का। और लास्ट जो नंबर आता है जिसमें हम किसी भी जो लेखक हैं, जो अन्य जो लेखक है, उनको किसी भी कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं करेंगे। ठीक है। इनको हम अलग से पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमने विदेशी यात्रियों के विवरण को कुल कितने भागों में बांटा हुआ है? टोटल बांटा है 4 भागों में।
क्लियर है बच्चा? कितने भागों में बांटा हुआ है हमने? हमने बांटा हुआ है टोटल 4 भागों में। ये 4 भाग कौन कौन से नजर आ रहे हैं आपको? एक नजर आ रहा है यूनानी रोमन लेखक, दूसरा कौन सा है? चीनी लेखक, तीसरे कौन से हैं आपके? अरबी लेखक, और चौथे कौन से हैं आपके? अन्य लेखक, जिनको हमने किसी भी कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज नहीं किया है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं इस स्लाइड के अंदर जितनी भी चीजें आपको बताई हैं वो समझ में आ रही होंगी और आपने अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर लिए होंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बच्चा बात करेंगे यूनानी रोमन लेखकों की। तो देख लेते हैं इसके अंदर हमने कौन कौन सी चीजों को सम्मिलित किया है। देखिए, यूनानी रोमन लेखकों के अंदर हमने कुछ लेखकों को शामिल किया है। चलिए हम उन लेखकों को पहले देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो लेखक आपको नजर आ रहा है वो है टेसियस। फिर दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे हेरोडोटस की, फिर हम बात करेंगे मैगास्थनीज की, फिर हम बात करेंगे डाइमैकस की, फिर हम बात करेंगे डायोनीसियस की, फिर हम बात करेंगे टॉलेमी की, और फिर फाइनली हम बात करेंगे प्लिनी की। क्लियर है बच्चा? ये कुछ हमारे सामने यूनानी रोमन लेखक हैं। कौन कौन से यूनानी रोमन लेखक हैं? एक टेसियस है, एक हेरोडोटस है, एक मैगास्थनीज है, एक डाइमैकस है, एक डायोनीसियस है, एक टॉलेमी है और एक प्लिनी है। क्लियर है? ये हमारे पास कुछ सामने लेखक नजर आ रहे हैं। चलिए हम इन लेखकों पर आगे बात करेंगे। क्लियर है? तो इन चीजों को आप नोट कर लीजिए कि यूनानी लेखकों में हम किन किन लेखकों के बारे में बात करेंगे। इन सभी लेखकों को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और फिर हम चलते हैं अगली स्लाइड पर बात करते हैं। देखिए बच्चों, हम बात करते हैं किसकी? टेसियस की। सबसे पहले देखो, ये टेसियस जो था वो बच्चा एक ईरानी राजवैद्य था। कौन था बच्चा? टेसियस जो था वो एक ईरानी राजवैद्य था। क्लियर है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए टेसियस कौन था, तो टेसियस कौन था बच्चा? टेसियस एक ईरानी राजवैद्य था। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं। क्या है कि जो टेसियस था इसने भारत के संबंध में जो भी विवरण दिया, टेसियस ने भारत के संबंध में जो भी विवरण दिया वो बहुत ही आश्चर्यजनक कहानियों से भरा हुआ है। ठीक है? जो टेसियस था इसने भारत के संबंध में जो भी विवरण दिया है वो बहुत ही आश्चर्यजनक कहानियों से भरा हुआ है, जिस कारण इसका जो विवरण है वो अविश्वसनीय माना जाता है। क्लियर है? ये पॉइंट आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। क्लियर है? क्या था? टेसियस कौन था बच्चा? टेसियस एक ईरानी राजवैद्य था। और क्या था बच्चा? जो टेसियस ने भारत के संबंध में अपना जो विवरण दिया है वो बहुत ही आश्चर्यजनक कहानियों से भरा हुआ है, जिस कारण इसका जो विवरण है वो अविश्वसनीय माना जाता है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं चीज समझ में आ गई होगी। तो फिर देखते हैं हम आगे की तरफ। देखिए, अब हम बात करते हैं हेरोडोटस की। तो बच्चा, हेरोडोटस पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने भूतकालिक घटनाक्रमों को, किसको? भूतकालिक घटनाक्रमों को क्रमबद्ध किया। क्या किया बच्चा? वो किया इन्होंने क्या? क्रमबद्ध। ठीक है? हेरोडोटस के बारे में आपको क्या याद रखना है? हेरोडोटस पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया है? जिन्होंने भूतकालिक घटनाओं को क्रमबद्ध किया है। इस कारण इन क्रमबद्ध करने की तरीके, इन भूतकालिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से सजाने के लिए या उनका विवरण क्रमबद्ध तरीके से देने के कारण इनको कहा जाता है इतिहास का पिता। क्या कहा जाता है बच्चा? इतिहास का पिता। किसको कहा जाता है इतिहास का पिता? इतिहास का पिता कहा जाता है बच्चा हेरोडोटस को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भूतकालिक घटनाक्रमों को क्रमबद्ध किया है। चलिए देख लेते हैं हम। देखिए, हेरोडोटस को क्या कहा गया है? इतिहास का पिता कहा गया है। और क्या है? हेरोडोटस की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है हिस्टोरिका। इस पुस्तक में इन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है। क्या किया है बच्चा? इन्होंने अपनी पुस्तक जो वो हिस्टोरिका है, हिस्टोरिका में इन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या किया है? भारत और फारस के जो संबंध है उनका वर्णन किया है। लेकिन इनका जो वर्णन है वो अफवाहों पर आधारित है। इनका जो वर्णन है वो अफवाहों पर आधारित है, जिस कारण इनका भी जो विवरण है वो अविश्वसनीय माना जाता है। ठीक है? इस कारण इनका जो विवरण है, इनका विवरण भी अविश्वसनीय माना जाता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे
और यहाँ पर इस पॉइंट को आप बिल्कुल स्टार लगाकर लिखेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो हेरोडोटस कौन थे बच्चा? हेरोडोटस कौन है? एक यूनानी लेखक है, यूनानी रोमन लेखक है। हेरोडोटस के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं आपने कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं या पहले ऐसे लेखक हैं जिन्होंने भूतकालिक घटनाक्रमों को क्रमबद्ध किया है। क्लियर है बच्चा? इसी के साथ ही बच्चा ये ऐसे पहले लेखक हैं जिन्होंने क्या और क्या है, इनकी एक बुक है क्या, हिस्टोरिका। इस हिस्टोरिका में इन्होंने भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है या विवरण दिया है। लेकिन ये जो वर्णन है इनका वो पूरा का पूरा अफवाहों पर केंद्रित है। अफवाहों पर केंद्रित होने के कारण इनका जो विवरण है वो अविश्वसनीय माना जाता है। क्लियर है? ये चीज आपको समझ में आ गई होगी और अपनी नोटबुक में आपने नोट कर लिया होगा। क्लियर है? तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट पर। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, ये स्टार लगाकर लिखना है कि सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखकों में निर्याकस, आनेसिक्रेटस और ऑस्ट्रियोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित और विश्वसनीय माने जाते हैं। क्लियर है? ये पॉइंट आप स्टार डालकर लिखेंगे, स्टार लगाकर लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में जिनमें निर्याकस शामिल था, आनेसिक्रेटस शामिल था, ऑस्ट्रियोबुलस शामिल था, इनके जो विवरण हैं वो अधिक प्रमाणित और विश्वसनीय माने जाते हैं। क्लियर है बच्चा? उम्मीद करते हैं बिल्कुल चीजें आपको समझ में आ रही हो। क्लियर है? ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ रही है। क्लियर है? तो फिर चलते हैं हम आगे की तरफ। देखिए बच्चे, अब हमारे सामने तीसरे जो लेखक हैं वो मेगास्थनीज हैं। ये मेगास्थनीज से रिलेटेड, ये मेगास्थनीज जो है वो इसको आप इंपॉर्टेंट बनाकर लिख सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि बच्चा ये जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का, किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, ये कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज। ठीक है, जो कहाँ आया था? ये जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आया। और भारत में भी कहाँ आया? ये आया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार। ठीक है, कहाँ आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। क्लियर है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लगभग 14 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक रहा बच्चा? ये रहा कुल 14 वर्षों तक। क्लियर है? इस दौरान इसने एक बुक भी लिखी, मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने एक बुक भी लिखी जिस बुक का नाम क्या था? इंडिका था। इस बुक का नाम क्या था बच्चा? इस बुक का नाम इंडिका था। इस इंडिका में उसने क्या किया है? इस इंडिका में उसने मौर्यकालीन, इसने क्या किया है? मौर्यकालीन समाज, मौर्यकालीन समाज और शासन व्यवस्था का वर्णन किया है। ठीक है, क्या किया है बच्चा? इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन समाज शासन व्यवस्था का वर्णन किया है। क्लियर है? ये चीजें आपने नोट कर ली होंगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आगे हम। देखिए ये आपको दिख रहा है क्या कि मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और क्या ये कहाँ आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कहाँ आया था बच्चा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके रूप में आया था? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्लियर है? यहाँ पर देखिए इसने एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है इंडिका। इस इंडिका से हमको क्या मिलता है? मौर्य युगीन समाज संस्कृति के विषय के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। ठीक है, इसकी इंडिका से हमको क्या जानकारी मिलती है? मौर्य युगीन समाज और संस्कृति, तथा यहाँ पर एक और चीज लिख सकते हैं, और हमें क्या? शासन व्यवस्था, इसके बारे में, और हमें मौर्य काल की शासन व्यवस्था के बारे में भी मालूम चल जाता है। क्लियर है बच्चा? यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट डाल के लिखेंगे कि ये कितने वर्षों तक भारत में रहा? ये कितने वर्षों तक भारत में रहा? 14 वर्षों तक भारत में रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसलिए आप इसको स्टार लगाकर लिखेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि मेगास्थनीज भारत में कितने वर्षों तक रहा? तो भारत में ये रहा 14 वर्षों तक। क्लियर है बच्चा? कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मेगास्थनीज की किताब का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की किताब का नाम है बच्चा इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। क्लियर है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मेगास्थनीज
किसके दरबार में राजदूत बनकर आया था? तो आंसर होगा आपका क्या? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किस व्यक्ति का या किस शासक का राजदूत बनकर भारत आया था? तो किसका राजदूत बनकर भारत आया था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर भारत आया था। क्लियर है बच्चा? उम्मीद करते हैं ये चीज अभी आपकी क्लियर हो गई होगी। तो फिर आ जाते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट पर। देखिए बच्चा, नेक्स्ट हमारा जो लेखक है वो हमारा कौन सा लेखक है? डाइमैकस है। डाइमैकस बच्चा बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। और किसका राजदूत बनकर आया था? तो ये आया था आंतियोकस का। यहाँ पर ये मिसप्रिंटिंग हो गई है, यहाँ पर आप लिखेंगे ये किसका राजदूत बन के आया था? आंतियोकस का। क्लियर है? ठीक है, ये आप नोट करेंगे। क्लियर है? यहाँ पर क्या देखा आपने कि डाइमैकस जो है वो किसके दरबार में आया था? वो आया था बच्चा बिंदुसार के दरबार में। किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। और किसका राजदूत बनकर आया था? वो आया था सीरिया नरेश आंतियोकस का राजदूत बनकर क्या आया था? भारत आया था। क्लियर है? यहाँ पर एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप उसे भी स्टार लगाकर लिखेंगे, जो कि हमने अपनी इस स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया है। वो ये है कि बिंदुसार ने आंतियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर व दार्शनिक मांगे। परंतु आंतियोकस ने या सीरियन नरेश ने क्या किया? दार्शनिक देने से मना कर दिया। क्या कर दिया? दार्शनिक देने से मना कर दिया। क्योंकि दार्शनिक को देना सीरिया के कानून के विरुद्ध था। ठीक है बच्चा, ये आप पॉइंट स्टार लगाकर लिखेंगे। क्लियर है? इसको हम क्या है कि एक अलग कलर से बॉक्स में लिख देते हैं। ठीक है, ये बॉक्स बना दिया हमने। ठीक है बच्चा, इसको भी आप स्टार लगाकर लिखेंगे। तो यहां से आपने क्या चीजें सीखी हैं इस सीरीज से, इस वाले स्लाइड से, कि डाइमैकस कौन था बच्चा? डाइमैकस एक राजदूत था, सीरियन राजदूत था। किसका राजदूत था ये? आंतियोकस का राजदूत था। किसके दरबार में आया था? ये आया था बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बिंदुसार ने सीरियन नरेश से, या हम कह सकते हैं आंतियोकस से, क्या क्या मांगा था? तो क्या मांगा था बच्चा? मदिरा मांगी थी, सूखे अंजीर मांगे थे और दार्शनिक मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है कि आंतियोकस ने या सीरियन नरेश ने बिंदुसार को क्या देने से मना कर दिया था? तो क्या देने से मना कर दिया था? दार्शनिक देने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? क्योंकि दार्शनिक देना सीरिया के कानून के विरुद्ध था, अर्थात खिलाफ था। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं ये चीजें भी आपको समझ में आ गई हैं। तो फिर चलते हैं आगे। देखिए, अब हम बात करते हैं डायोनीसियस पर। किस पर बात करते हैं? हम बात करते हैं डायोनीसियस पर। देखिए बच्चा, डायोनीसियस कौन था? यह मिस्र नरेश फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। ठीक है, डायोनीसियस कौन था बच्चा? फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो कि अशोक के दरबार में आया था। क्लियर है? इसके बारे में आपको इतना ही जानना है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। क्लियर है? चलिए देखिए, टॉलेमी की बात कर लेते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, क्या है टॉलेमी के बारे में? कि इसने 2री शताब्दी में एक बुक लिखी है। बुक का नाम क्या है? भारत का भूगोल। तो ये आपको बुक याद रखना है, भारत का भूगोल। किसने लिखी है? तो लिखी है बच्चा किसने?
टॉलेमी ने। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो भारत का भूगोल किसने लिखी है? भारत का भूगोल लिखी है टॉलेमी ने। क्लियर है? तो ये साथ ही साथ चीजें आप अपनी नोटबुक में नोट करते जा रहे हैं और एक बेहतरीन नोट आप तैयार कर रहे हैं। क्लियर है बच्चा? और आप हमारे साथ ही साथ दोहरा भी रहे हैं ताकि आपको चीजें लगातार याद भी हो रही है। क्लियर है? चलिए तो आगे बात कर लेते हैं, हम आगे बात कर लेते हैं पिल्ले की। तो देख लेते हैं क्या है कि इसने एक बुक लिखी है। पिल्ले की बुक का नाम क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। क्या नाम है बच्चा? पिल्ले की बुक का नाम क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। तो पिल्ले ने अपनी नेचुरल हिस्ट्री में क्या बताया है? इसने बताया है भारतीय पशुओं के बारे में, भारतीय पेड़ पौधों के बारे में, भारतीय खनिज पदार्थों के बारे में। क्लियर है? क्या सीखा हमने यहाँ से कि पिल्ले की किताब का नाम क्या है? पिल्ले की किताब का नाम है नेचुरल हिस्ट्री, जिसमें इसने क्या बताया है? जिसमें इसने बताया है भारतीय पशुओं के बारे में, भारतीय पेड़ पौधों के बारे में, भारतीय खनिज पदार्थों के बारे में। क्लियर है बच्चा? उम्मीद करते हैं ये चीजें भी समझ में आ गई होंगी। तो फिर चलते हैं हम आगे। देखिए, ये आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिखेंगे, क्योंकि ये जो बुक है ये एक बुक का नाम है। बुक का नाम क्या है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी। ठीक है, क्या बुक का नाम क्या है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी। ठीक है, इसका बच्चा जो लेखक है वो अज्ञात है। किसने ये बुक लिखी है ये हमको नहीं मालूम है, इसलिए हमने यूनानी रोमन लेखकों में इसको शामिल नहीं किया है। इसको एक अलग से पॉइंट बनाकर आपके सामने पेश किया है। तो इसे भी आप लिखेंगे पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी। एक बुक है जिसका लेखक क्या है बच्चा? अज्ञात है। लेकिन ये माना जाता है कि ये 80 ईस्वी के आसपास, 80 ईस्वी के आसपास इसका जो लेखक है वो भारत यात्रा पर आया था। कहाँ पर आया था बच्चा? भारत यात्रा पर आया था। ठीक है, क्या सीखा हमने यहाँ से? यहाँ से सीखा कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी एक बुक है जिसका लेखक क्या है? जिसका लेखक बच्चा अज्ञात है, लेकिन ये माना जाता है कि जिसने भी ये किताब लिखी है वो लेखक 80 ईस्वी के आसपास भारत यात्रा पर आया था। ठीक है, और इस बुक से हमको क्या जानकारी मिलती है? इस बुक से हमको जानकारी मिलती है भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में। क्लियर है? इस बुक से, पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी से हमको क्या जानकारी मिलती है? हमको जानकारी मिलती है भारत के बंदरगाहों के बारे में और भारत की व्यापारिक वस्तुओं के बारे में। क्लियर है? तो क्लियर है बच्चों, हमको क्या जानकारी मिलती है इससे? भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में। क्लियर है? तो अब चलते हैं हम आगे। तो अब बच्चा हमारे सामने आ जाते हैं चीनी लेखक। क्या आ जाते हैं? चीनी लेखक। हम किन के बारे में बात कर चुके हैं? हम बात कर चुके हैं रोमन लेखकों के बारे में। किसके बारे में बात कर चुके हैं बच्चा? हम बात कर चुके हैं रोमन लेखकों के बारे में। तो अब हम किस बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे चीनी लेखकों के बारे में। क्लियर है? तो चलिए देख लेते हैं। चीनी लेखकों को टोटल हमने 4 भागों में बांटा हुआ है। एक हमारा लेखक है फाहियान, जो भारत आता है और अपना विवरण देता है। दूसरा है संयोगन, ये भी चीनी लेखक जो है वो भारत आता है और भारत के बारे में विवरण प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है हेनसांग, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो यात्री है ये भी भारत आता है और ये भी भारत के बारे में बहुत सारी बातें बताता है। और फाइनली इत्सिंग के बारे में हम बात करेंगे। क्लियर है? तो ये भी आप नोट करेंगे कि चीनी लेखक कौन कौन से चीनी लेखकों के बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे फाहियान के बारे में, हम बात करेंगे संयोगन के बारे में, हम बात करेंगे हेनसांग के बारे में और हम बात करेंगे इत्सिंग के बारे में। क्लियर है? तो चलते हैं हम आगे और सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले हम बात करते हैं फाहियान की। क्लियर है? सबसे पहले हम क्या बात करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं फाहियान की। तो देखिए फाहियान की हम बात कर लेते हैं। फाहियान जो है वो भारत आया था। किसके शासनकाल में भारत आया था? ये भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। क्लियर है? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो क्या है? एक गुप्त शासक है। बच्चा कौन है? एक गुप्त शासक है। तो फाहियान के जो विवरण होंगे, फाहियान के जो विवरण होंगे
उससे हमको किसकी जानकारी मिलेगी? उससे हमको मिलेगी गुप्त साम्राज्य की जानकारी। क्लियर है? किसकी जानकारी मिलेगी? मिलेगी हमको गुप्त साम्राज्य की जानकारी। क्लियर है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो किसके शासनकाल में बच्चा भारत आया था? आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। क्लियर है? ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन है बच्चा? एक गुप्त शासक है। तो यहाँ से हमको क्या समझने के लिए मिलता है कि जो फाहियान है उसके विवरण से हमको किसका इतिहास, किस शासन का इतिहास जानने के लिए मिलेगा? हमको जानने के लिए मिलेगा गुप्त साम्राज्य का इतिहास। क्लियर है? चलिए, यहाँ पर एक और चीज यहाँ पे नोट करेंगे आप कि जो फाहियान है इसने मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में जानकारी दी है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि फाहियान के विवरणों में हमको मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। इसके बारे में एक और पॉइंट नोट करेंगे आप। पॉइंट ये रहा आपके सामने। पॉइंट क्या है? इसको स्टार लगाकर लिखेंगे। कुछ ये है कि फाहियान ने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। क्लियर है? ये पॉइंट आप स्टार लगाकर लिखेंगे कि किस यात्री ने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। तो आपका आंसर क्या होगा? फाहियान ने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। क्लियर है बच्चा? एक और पॉइंट यहाँ पर सुन लीजिए कि हमने बहुत सारी चीजें स्लाइड में इंक्लूड नहीं करी हैं, क्योंकि हम स्लाइड के साइड में लिखकर आपको देते हैं, तो उनको आप नोट साथ ही साथ नोट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चा? उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो स्लाइड से आपने क्या सीखा कि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। फाहियान कौन था? एक चीनी यात्री था या चीनी लेखक था। फाहियान के विवरणों से हमको क्या क्या जानकारी मिलती है? हमको गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। और हमको क्या मिलता है फाहियान के विवरणों से? तो फाहियान के विवरणों से हमको मध्य प्रदेश के समाज और मध्य प्रदेश की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। और क्या है कि फाहियान ने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। क्लियर बच्चा? ठीक है, तो समझ आ गया होगा। तो फिर चलते हैं हम आगे। तो अब हम बात करते हैं बच्चा संयोगन की। संयोगन के बारे में आपको ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत है नहीं, सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है कि संयोगन भारत में 3 वर्षों तक रहा और उसने बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। क्लियर है बच्चा? यहाँ से आपको सिर्फ यही एक पॉइंट याद रखना है। क्या है पॉइंट? कि संयोगन भारत में 3 वर्षों तक रहा और उसने भारत में बौद्ध धर्म की प्राप्तियों को एकत्रित किया। क्लियर है बच्चा? तो फिर चलते हैं हम आगे। तो अब बच्चा हम बात करेंगे हैनसांग की। ये बच्चा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को हैनसांग को आप स्टार लगाकर लिखें। क्लियर है? चलिए देखिए, हैनसांग जो है बच्चा, वो हैनसांग एक चीनी लेखक है, चीनी यात्री है। भारत आता है। भारत किसके शासनकाल में आता है? तो ये आता है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है। क्लियर है? तो हैनसांग कुल 15 वर्षों तक भारत में रहा और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में क्या की? शिक्षा ग्रहण की। क्लियर है? हैनसांग 15 वर्षों तक भारत में रहा और नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर इसने क्या किया है? शिक्षा को ग्रहण किया है। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझ में आ रही है। तो हैनसांग कौन था बच्चा? हैनसांग एक चीनी लेखक था जो कब भारत आया था? ये भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, हैनसांग कितने वर्षों तक भारत में रहा? हैनसांग 15 वर्षों तक भारत में रहा और नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर इसने क्या किया है? शिक्षा ग्रहण की है। यहां पर देखिए, हैनसांग ने अपना यात्रा वृतांत लिखा है। यात्रा वृतांत किस नाम से लिखा है? यात्रा वृतांत लिखा है इसने सीयू की नाम से। ठीक है, तो हैनसांग का यात्रा वृतांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका यात्रा वृतांत सीयू की नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अनुसार, हैनसांग के अनुसार, जो सिंध का राजा था वो शूद्र था। और हैनसांग के बारे में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि हैनसांग को क्या कहा जाता है या हैनसांग को किसकी संज्ञा दी गई है? तो हैनसांग को
यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्लियर बच्चा, ये आप बात नोट करें। क्लियर है? तो इसको आप दोबारा से हमारे साथ दोहराएंगे कि ह्वेनसांग भारत आया था। किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 15 वर्षों तक भारत में रहा था। नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा ग्रहण की थी। सियूकी में इसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है। इसने सिंध के राजा को शूद्र बताया है और ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्लियर है बच्चा? यहाँ पर एक और पॉइंट आप स्टार लगाकर लिखेंगे जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो कुलपति कौन थे बच्चा? कुलपति थे आचार्य सीलभद्र। कौन थे बच्चा? आचार्य सीलभद्र। तो इस पॉइंट को भी आप लिखेंगे। क्लियर है? तो ये चीजें आपने नोट कर ली होंगी। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए बच्चा, हम बात करते हैं इत्सिंग की। इत्सिंग के बारे में ज्यादा चीजें याद रखनी नहीं है, सिर्फ इतना सा पॉइंट याद रखना है कि इत्सिंग भारत 7वीं शताब्दी में आया था। जो कौन था? एक यात्री था। यात्री था कौन सा? चीनी यात्री था। वह कौन था? एक अनुवादक था। मतलब आप बोल सकते हैं एक ट्रांसलेटर था। कौन था बच्चा? ट्रांसलेटर था। तो ये चीज भी आप याद रखेंगे। किसके बारे में? इत्सिंग के बारे में। इत्सिंग कौन था? चीनी यात्री था और एक अनुवादक था जो कि 7वीं शताब्दी में भारत आया था। और इसके विवरणों से हमको क्या पता चलता है? उस समय के समकालीन भारत के बारे में, नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में भी इसके विवरणों में हमें जानकारी मिल जाती है। क्लियर है? इतनी सारी चीजें आपको इत्सिंग के बारे में याद रखना है। क्लियर है? तो फिर चलते हैं हम आगे। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में? अब हम बात करते हैं अरबी लेखकों के बारे में। तो अरबी लेखकों के अंदर हम 2 लेखकों की बात करेंगे। एक हम बात करेंगे बच्चा किसकी? अल-बरूनी की। किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे अल-बरूनी की। और हम बात करेंगे इब्न बतूता की। किसकी बात करेंगे? इब्न बतूता की। क्लियर है बच्चा? किसकी बात करेंगे हम? अरबी लेखकों में हम अल-बरूनी की बात करेंगे और हम बात करेंगे इब्न बतूता की। तो चलिए सबसे पहले हम अल-बरूनी की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे सामने अल-बरूनी आ गया है। तो देखिए अल-बरूनी क्या है? अल-बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। हालांकि महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले और भी लेखक हैं, जिसमें फिरदौसी भी शामिल है। ठीक है, अल-बरूनी भी शामिल है। ठीक है, उतबी भी शामिल है। ठीक है, और बरनी भी शामिल है। ठीक है, सॉरी बरूनी नहीं, बैहाकी। ठीक है, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वालों में कौन कौन शामिल है? अल-बरूनी शामिल है, फिरदौसी शामिल है और उतबी शामिल है और बैहाकी शामिल है। ठीक है, तो ये जो लेखक हैं या जो ये जो व्यक्ति हैं वो महमूद गजनबी के साथ भारत आते हैं। लेकिन हमें अरबी लेखकों में सबसे पहले बात करनी है सिर्फ अल-बरूनी की। ठीक है, तो अल-बरूनी के बारे में आपने क्या जाना कि अल-बरूनी जो है वो महमूद गजनबी के साथ भारत आता है। ठीक है, और महमूद गजनबी के बारे में इतना तो आपको पता है कि महमूद गजनबी ने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें महमूद गजनबी का कौन सा 1025 का, ठीक है 1025 का, सॉरी 1025 का सोमनाथ मंदिर का, कौन सा सोमनाथ मंदिर का आक्रमण इसका बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो महमूद गजनबी का जो क्या है सोमनाथ मंदिर का जो आक्रमण है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। क्लियर है बच्चा? तो ये चीजें आप याद रखेंगे। सोमनाथ मंदिर के बारे में हम जब महमूद गजनबी के बारे में जिक्र करेंगे तो वहां पर हम इस बारे में और भी ज्यादा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपने क्या सीखा कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनबी के साथ भारत आया। तो अल-बरूनी की रचना कौन सी है? अल-बरूनी की रचना है किताब उल हिंद। ठीक है, अल-बरूनी की रचना का नाम क्या है? अल-बरूनी की रचना का नाम है किताब उल हिंद। क्लियर है? अल-बरूनी की इस किताब से या अल-बरूनी के विवरणों से हमको क्या क्या जानकारी मिलती है? हमको जानकारी मिलती है राजपूत कालीन समाज की, हमको समकालीन भारत के धर्म की,
और राजपूतों के रीति रिवाज एवं राजनीति की बारी जानकारी हमको मिल जाती है। क्लियर है बच्चा? तो अल बरूनी से हमको किस बारे में जानकारी मिलती है? अल बरूनी के विवरणों से हमको राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज और राजनीति की जानकारी हमको मिल जाती है। क्लियर है बच्चा? इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसको 1 मिनट के लिए हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम किसकी बात कर लेते हैं? हम बात कर लेते हैं इब्न बतूता की। ठीक है, इब्न बतूता को हमने स्लाइड में शामिल नहीं किया है, तो हम इसको अलग से लिख के आपके सामने पेश करते हैं, आप इसको भी नोट करिए। ठीक है, इब्न बतूता, इब्न बतूता के बारे में लिखिए। ये इब्न बतूता क्या है, इसका पहला पॉइंट लिखिए कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया। ठीक है, ये पॉइंट आप लिखेंगे। इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया। दूसरा, इब्न बतूता की किताब का नाम, इसकी रचना का नाम लिख लीजिए। तो इब्न बतूता की रचना का नाम है रहला। क्या नाम है? रहला। ठीक है, कई जगह किताब उल रहला लिखा रहता है, कहीं कहीं रहला लिखा रहता है, तो आप रहला लिख लीजिए, इतना ही आपके लिए इनफ है। ठीक है, तो इब्न बतूता की किताब का नाम क्या है? रचना का नाम क्या है? रहला। क्लियर है? तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं, चूंकि इब्न बतूता भारत आया है, भारत में रहा है, तो इसने क्या जानकारी दी होगी? तो इसके विवरणों से हमको जो जानकारी मिलती है, वो जानकारी मिलती है हमको दिल्ली डायनेस्टी की। किसकी जानकारी मिलती है हमको? जानकारी मिलती है बच्चा हमको दिल्ली डायनेस्टी की, मतलब दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, इसके विवरणों से हमको किसकी जानकारी मिलती है बच्चा? हमको जानकारी मिलती है दिल्ली सल्तनत की। क्लियर है? एक और पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे, वो ये है कि इसने जो जानकारी दी है, जो रहला है, वो किस भाषा में लिखी गई है? वो लिखी गई है अरबी में। और ये कहाँ का यात्री था? यात्री था मोरक्को का। क्लियर है? ये कहाँ का यात्री था बच्चा? वो यात्री था मोरक्को का। क्लियर है? इब्न बतूता के बारे में आपने इतनी सारी चीजें जानी। क्या क्या इस स्लाइड में आपने क्या क्या सीखा? दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं। हमने अरबी लेखकों के अंदर 2 लोगों को शामिल किया है, 2 लेखकों को शामिल किया है। एक शामिल किया था हमने अल बरूनी को। ठीक है, एक शामिल किया था हमने अल बरूनी को, एक शामिल किया है हमने इब्न बतूता को। ठीक है, अल बरूनी के बारे में हमने क्या क्या जाना? हमने जाना कि अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। इसकी रचना का नाम किताब उल हिंद है। और अल बरूनी के विवरणों से हमको क्या जानकारी मिलती है? हमको जानकारी मिलती है राजपूत कालीन समाज की, धर्म की, रीति रिवाज की और राजनीति की। क्लियर है? फिर हमने बात करी है इब्न बतूता की। तो इब्न बतूता बच्चा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। इसकी रचना का नाम क्या है? इसकी रचना का नाम रहला है, जो कि किस भाषा में लिखी गई है? जो कि अरबी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, इब्न बतूता के विवरणों से क्या जानकारी मिलती है हमको? हमको जानकारी मिलती है दिल्ली सल्तनत के बारे में। ये बच्चा इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? तो ये एक मोरक्को से भारत आया था। ये कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और आपने अपनी नोटबुक में नोट भी कर लिया होगा। क्लियर है बच्चा? तो फिर चलते हैं हम आगे। तो अब बच्चा हम बात कर लेते हैं अन्य लेखकों की। इसके अंदर हमने सिर्फ 2 लेखकों को शामिल किया है। वो 2 लेखक कौन कौन से हैं? आइए उनको देख लेते हैं। एक लेखक बच्चा कौन है? तारानाथ है, ये तिब्बती लेखक हैं। और एक बच्चा कौन है? मार्को पोलो है। यहाँ पर इनका नाम ये मार्को पोलो है। क्लियर है? 2 लेखक हैं। अन्य लेखकों में हमने किस किस को शामिल किया है? हमने शामिल किया है तारानाथ को, और हमने शामिल किया है मार्को पोलो को। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हम तारानाथ की बात कर लेते हैं। तो तारानाथ कौन है? अभी बताया था, एक तिब्बती लेखक है। और इनके ग्रंथ कौन कौन से? इन्होंने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की है? कंग्यूर और तंग्यूर। ठीक है,
तारानाथ ने दो ग्रंथ लिखे हैं। एक ग्रंथ का नाम है कंग्यूर और एक ग्रंथ का नाम है टंग्यूर। जिससे हमको क्या जानकारी मिलती है? इससे हमको तारानाथ के समकालीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसी के साथ ही बच्चे इन्होंने अपने समकालीन भारत के विवरण के साथ साथ इन्होंने अपने समय से पहले के इतिहास को भी इन ग्रंथों में शामिल किया है। तो आप बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि तारानाथ जी ने सिर्फ समकालीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी दी है। इन्होंने समकालीन भारत के इतिहास के साथ साथ पूर्व के इतिहास के बारे में भी जानकारियां अपने इन दोनों ग्रंथों के अंदर प्रदान की हैं। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ ही ये जो तारानाथ जी थे वो एक बौद्ध धर्म से संबंधित व्यक्ति थे। किससे संबंधित व्यक्ति थे बच्चा? बौद्ध धर्म से संबंधित। तो यहाँ पर इसको भी आप जानकारी के लिए नोट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चा? इतनी सारी चीजें आपने नोट कर ली हैं कि अन्य लेखकों में सबसे पहले हमने तारानाथ को शामिल किया। तारानाथ जी कौन है? तिब्बती लेखक हैं। इन्होंने दो ग्रंथों की रचना की है, एक है कंग्यूर और एक है टंग्यूर। इन दोनों ग्रंथों में तारानाथ जी ने क्या किया है? समकालीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी दी है और इसी के साथ ही इन्होंने पूर्व के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्रदान की है। तारानाथ जी जो हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित व्यक्ति हैं। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और ये भी आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं मार्को पोलो की। किसकी बात करते हैं बच्चा? हम बात करते हैं मार्को पोलो की। देखिए, मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और जो मार्को पोलो है वो पांड्य राज्य की समय पर भारत आया था और पांड्य राज्य का इसने भ्रमण किया था। तो इसके विवरणों में भी जाहिर सी बात है किसका जिक्र मिलेगा? इसके विवरणों में पांड्य राज्य का इतिहास हमको देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है बच्चा? उम्मीद करते हैं आज की स्लाइड में, आज के इस वीडियो में आपने जो कुछ सीखा है वो आपने प्रॉपरली तरीके से नोट किया है और आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई हैं। क्लियर है बच्चा? अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ ही बच्चा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, तो आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। यहाँ पर बच्चा हम आपको अपने सभी सेशंस की PDF प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप वहां से जाकर इस PDF को ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। क्लियर है बच्चा? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।